This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शांति हमें दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निगलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल स्तंभ पाखंड छूट, अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विनोद अग्रवाल जी उपस्थित हैं, योग गुरु हैं, उनका स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमकर सर के हिमड़ी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमका सर के कुछ मोटो हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। हमारे बीच में जो लोग ज्वाइन करेंगे उनका भी हम लोग स्वागत कर रहे हैं और इस वीडियो को जो देखेंगे और सुनेंगे उनका भी हम लोग स्वागत कर रहे हैं। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे पार्ट बीएचबी में जो मानव शरीर विज्ञान है उसके चैप्टर 11 पर, और हम लोग उसी के आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं।
कल हम लोग नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे और नर्वस सिस्टम के कुछ हम लोगों का फोटोग्राफ बाकी रह गए थे जिनको हम लोगों को दिखाना था ताकि हम लोग उससे परिचित हो सके। ये हम लोग नर्वस सिस्टम ऑलरेडी पहले से इसको टेकअप कर चुके हैं। हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के संबंध में बताते हुए हम लोगों ने इसको बताया था पूरा। तो ये जो है ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर है और ये आपको उनके नर्व्स की स्थिति बताई गई है। ये जनरल पिक्चर है। अब इसके बाद ये देखिए ये साइटिका पेन का उदाहरण दिया गया है। ये अब ये जो है ये जो लोब की बात है ये आपका ब्रेन का फ्रंटल लोब है और इसमें देखिए जो आपका गुलाबी वाला है वो फ्रंटल लोब दिखाई दे रहा है और इसमें पैराइटल लोब जो है जो नारंगी है वो पैराइटल है और जो लाल से है वो आपको दिखाया जा रहा है हमारा टेम्पोरल लोब और विजन वाला जो है ऑक्सीपिटल लोब बिल्कुल पीछे ग्रीन लाइट ग्रीन में हम लोगों ने दिखाया हुआ है। तो ये विजन के लिए पीछे का लोब और आपका पैराइटल लोब में जो आपका सेंसरी वाले आते हैं वो हैं। फ्रंटल लोब में तमाम तरह के विचार वाले होते हैं। स्मेल वाला देखिए स्मेल इसमें देखिए जो स्मेल का है वो बिल्कुल बीच में कहां पर है ये फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब की बिल्कुल बीचों बीच है यानी है वैसे फ्रंटल लोब में ही लेकिन बीच में है स्मेल। ये स्मेल का है यहाँ पर स्मेल का सूंघने की यहाँ पर आती है तो स्मेल भी आपका फ्रंटल लोब से संबंधित होता है। टेस्ट के लिए देखिए टेस्ट भी आपका कहां पर है ये भी फ्रंटल लोब में ही है हालांकि ये बिल्कुल ये आपका टेस्ट वाला जो है ये भी फ्रंटल लोब में है तो यानी स्मेल भी फ्रंटल लोब में है और टेस्ट भी फ्रंटल लोब में है। लेकिन हियरिंग के लिए आपको देखिए हियरिंग के लिए ये आपका कहां पर है ये आपका टेम्पोरल लोब में है। ये हियरिंग का जो है कंसेप्ट है ये आपका टेम्पोरल लोब में है। और ऑसिपिटल लोब का विजन जो ऑसिपिटल लोब पूरा ये पीछे का दिखाया हुआ है इसमें विजन को नारंगी खूब ब्लैक कलर से जो कर दिया गया विजन को ये दिखाया गया है। तो ये और ये जो आपको कुछ उभरे भाग दिखाई दे रहे हैं तो जो नीचे मतलब जो दर्रे के रूप में है उनको हम लोग सल्कस बोलते हैं सल्कस बोलते हैं या हम लोग बोलते थे फिशर। अगर बड़ा वाला है तो फिशर कहलाता है और जो ऊपर वाला उभरा भाग होता है उसको हम लोग जायरी बोलते हैं GYRI। ठीक है तो ये एक ब्रेन का आपका एक कंसेप्ट था। ये देखिए फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन ब्रेन आप समझते चलिए। लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो लेफ्ट हेमिस्फीयर देखिएगा आप देखिए लॉजिक लेफ्ट में क्या है एनालिसिस है अर्थ मैथमेटिक है लैंग्वेज है ये लॉजिक ये सब आपके किसमें है ये आपको लेफ्ट यानी लॉजिक वाले पे लॉजिकल ब्रेन को आप कहते हैं। इसमें आपको लॉजिकल है एनालिसिस करते हैं मैथमेटिक्स लैंग्वेज ये वाली जो चीज है वो लॉजिक। और दूसरा है राइट वाला ब्रेन में डायमेंशन है आप कैसे चित्र बढ़िया बना लेते हैं इमेजिनेशन है पिक्चर्स बढ़िया बनाते हैं रिदम करते हैं। ये इसको मतलब आर को हम लोग आर्टिस्टिक ब्रेन कह सकते हैं। ए और जोड़ दीजिए तो आपको आर्टिस्टिक हो जाएगा। तो ये लेफ्ट और राइट ब्रेन का ये है कि लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल ब्रेन होता है और राइट ब्रेन आर्टिस्टिक ब्रेन होता है। ये देखिए नीचे सेरेबेलम जो दिखाया गया है वो सेरेबेलम है। अब यहाँ ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का कंसेप्ट दिखाया गया है यानी जो बाहरी है वहां ग्रे मैटर है वहां पर हमारी कौन है हमारी वहां पर सेल्स है सेल्स जो है न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस वहां पर स्थित है तो वो उनको जो एक्सॉन नहीं है एक्सॉन नीचे की तरफ है जो व्हाइट मैटर है वो एक्सॉन बने हुए हैं माइलिन शीथ के इसलिए उसको व्हाइट मैटर कह सकते हैं। और जो हमारा डेंड्राइट्स है और जो हमारा न्यूक्लियस है सेल बॉडी जिनको बोलते हैं तो वो हमारे ग्रे मैटर के रूप में है उनको हम लोगों ने बाहर रखा हुआ कॉर्टेक्स में। देखिए चारों तरफ बाहरी भाग में चारों तरफ आपके ग्रे मैटर बिखरा हुआ है और अंदर की तरफ आपका व्हाइट मैटर है। ये देखिए जायरी रिज
मतलब जो जहाँ ऊपरा भाग है ये जारी रिच, और सल्साई में ग्रूव्स कटे हुए नीचे वहां पर है। फिशर जो है वो भी डीप ग्रूव को फिशर कहते हैं। तो फिशर और सल्कस और सल्साई, सल्कस माने एक, सल्साई माने कई, तो वो फिशर, तो फिशर डीप ग्रूव है और ये ग्रूव है। ऊपर नीचे की इस तरह अवधारणा के साथ इसमें क्या है, आयतन बढ़ गया है वर्चुअली, इसका जो इसमें सेल्स है वो सेल्स की क्षमता बढ़ गई है, इसलिए उसको ऐसे रूप में रखा जाता है। जैसे हम लोग तिरपाल को देखें तो तिरपाल को हम फैला दें तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और जब हम तिरपाल को छोटा कर दें, यानी आपको समेट दें तो छोटा हो जाएगा। तो वैसे ब्रेन की स्थिति है, ब्रेन को इसको छोटा कर दिया गया है और ऊपर नीचे करने पर इसमें सेल्स की संख्या बढ़ गई, इसमें इंफॉर्मेशन की संख्या बढ़ गई। ये इस तरह स्ट्रक्चर करने की जरूरत पड़ी। ये लॉन्गिट्यूडनल फिशर माने जो ये वाले यूं आकर के आएगा वो लॉन्गिट्यूडनल फिशर है। फिशर माने डीप ग्रूव। लोब्स ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन की बात करते हैं फ्रंटल लोब, ये सेरेब्रम के पार्ट है, ये फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, पीछे पैरेटल लोब, पीछे देखिए ग्रीन जो है इसमें पैरेटल लोब, फ्रंटल आपका जो दिखाया गया हल्के से नीले रंग का, ऑसिपिटल आपका पीछे बिल्कुल दिखाया गया है वो, और साइड और टेम्पोरल आपका लेफ्ट साइड में दिखाया गया है ये। तो ये एक तरफ है, ये फ्रंट भाग है फ्रंटल लोब का, और पीछे आपको देखें ये सेरेबेलम का पार्ट दिखाया गया है नीचे, सेरेबेलम, और ये मेडुला जाते हुए दिखाई दे रहा है। ये उसका ट्रीटमेंट का पैटर्न है। तो फ्रंटल लोब क्या है, थॉट्स के लिए, वॉलंटरी मूवमेंट के लिए, स्पीच मोटर के लिए। इट कवर्स 1/3 ऑफ एरिया ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के 1/3 एरिया को फ्रंटल लोब करता है। टेम्पोरल लोब मेमोरी और ऑडिटरी फंक्शन के लिए जाना जाता है। ट्रीटमेंट तो हम लोग पैटर्न देख चुके हैं, और उसको अब देखिए एक और समझ लीजिए, थोड़ा सा समझना है। ब्रोका एरिया, इट कंट्रोल्स फेशियल न्यूरॉन्स, स्पीच एंड लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन। तो यानी ये जो आप बढ़िया बोलते हैं या आप शब्द कॉइन करते हैं या आप भाषण देते हैं, तो ये उसके लिए जिम्मेदार होता है ब्रोका एरिया। ठीक है, अगर ब्रोका एफेसिस माने ब्रोका बीमारी, रिजल्ट इन द एबिलिटी टू कॉम्प्रहेंड स्पीच, अगर बढ़िया नहीं बोल पाते या अपने शब्दों में आपका कहीं स्टमरिंग है या और चीजें हैं, इनएबिलिटी टू स्पीक है, या फॉर्म वर्ड्स अपने शब्द नहीं बना पाते, तो इसका मतलब ब्रोका एरिया में कहीं प्रॉब्लम होती है। और ब्रोका एरिया देखिए, ये ब्रोका एरिया है, देखिए ब्रोका एरिया कहाँ पर है, ये लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में ब्रोका एरिया दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना? हेलो बोलिए, जो भी जो है, आप बीच में सुनीता राघव मैडम आ गई हैं, उनका हाँ, जो दिख रहा है ब्रोका एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है, लेफ्ट की तरफ होता है, फ्रंटल में लेफ्ट साइड में होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ चोट नहीं लगनी चाहिए, विचारों का थोड़ा सा आप शब्द नहीं बना पाएंगे बढ़िया से। पैरेटल ऑसिपिटल लोब्स के, पैरेटल लोब्स में सेंसेशन, टच, प्रेशर, पेन, टेम्परेचर, ये तो यानी जो सेंसरी हमारे जाते हैं वो पैरेटल लोब में जाते हैं। पोजीशन, स्पेटियल ओरिएंटेशन, ये जो हम लोग सेरेबेलम का देखते हैं तो पैरेटल लोब में उसका है वही ओरिएंटेशन। स्पेटियल माने आकाश में या शून्य में आप स्थिति आपकी कहाँ है, पोजीशन क्या है वो उसका। ऑसिपिटल विजन के लिए, विजुअल प्रोसेस के लिए, रीडिंग के लिए ये जिम्मेदार है। शॉर्ट में आपको बताते चल रहे हैं क्योंकि ये आपके वैसे कोर्स में नहीं है, ये आगे हायर कोर्सेज में है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जानना चाहिए। देखिए अब एक और समझ लीजिए थोड़ा सा, एक होता है एसोसिएशन एरिया। अभी मैं वैसे बता दूं, एक ऑफिस में आप जाते हैं तो बाहर आपका कोई बैठा हुआ मिलता है, पीएन या स्टाफ कोई बैठा मिलेगा आपको, जो आपको करेगा। और इसके बाद एक आपका बीच का एरिया होता है जिसमें आपको कोई स्टाफ मिलता है, वो आपसे पूछता है कि आप किससे मिलना चाहते हैं, क्या करने चाहते हैं। ये ऑफिस के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। अंत में आपके पास कोई बैठा होता है जिसको काम करना है, यानी ऑफिसर लेवल कोई अधिकारी। ऐसे ही आपका जो भी कोई एक बीच में जाएगा, एसोसिएशन एरिया, इंफॉर्मेशन जाएगी कहीं गई, जाने के बाद एक एसोसिएशन एरिया में एसोसिएट होगी, और उस एसोसिएशन एरिया के बाद वो जब एसोसिएशन एरिया के बाद फिर उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो होगा।
तो 3 एरिया हमेशा आप समझ लीजिए। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जाएगी और उसके बगल में एसोसिएशन एरिया नेचुरली उसके बगल में होगा। तो ये हमेशा समझिए कि कभी भी आप पढ़ेंगे जब आगे चल के, तो प्राइमरी सिमेट्री, प्राइमरी माने कोई सेकेंडरी भी होगा, प्राइमरी का मतलब है कि कोई सेकेंडरी भी होगा, तो प्राइमरी माने पहले वही रिसीव करता है, फिर एसोसिएशन एरिया में चला जाता होगा, और उसके बाद फिर सेकेंडरी माने फिर और इंफॉर्मेशन उसमें एनालिसिस होती है तब जाती है। ठीक है, ऐसे थोड़ा समझना है। ये आपके कोर्स में नहीं है, 3rd 4th सेमेस्टर में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि सेमेस्टर 8 7 और 8 में होगा। लेकिन जानिए, सब जान जाइए, जानने में क्या दिक्कत है। देखिए वर्निकेज एरिया भी, वर्निकेज लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन लोकेटेड ऑन द लेफ्ट टेम्पोरल लोब। देखिए वर्निकेज, वर्निकेज वहां पर हमने देखा था ब्रोका, और यहाँ देखा था वर्निकेज एफेसिया, ये भी लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन के जिम्मेदार होता है। ये देखिए कहाँ, देखिए वर्निकेज एरिया कहाँ पे है, लेफ्ट टेम्पोरल लोब में है, ब्रोका के एरिया के और पीछे की तरफ वर्निकेज एरिया। दो ये इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको समझे रहिए। ये भी टेम्पोरल लोब में लेफ्ट साइड में होता है, यहाँ भी चोट नहीं लगनी चाहिए नॉर्मली। लोब्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ये फ्रंट वही हम, सल्कस का हमेशा मतलब होता है डीप ग्रूव्स, सलशाई माने ग्रूव, नीचे दर्रे की तरह के है, और जायरी माने ऊपर उठा हुआ। और अधिक जानने की बहुत जरूरत नहीं इसमें। तब देखिए सेरेबेलम दिखाया गया है इसमें, मेडुला ऑब्लंगाटा नीचे दिखाया गया है, सेरेबेलम दिखाया गया है, पोन्स दिखाया गया है, और ऊपर आपके फ्रंटल जो है आपका फ्रंटल लोब है, और इसका पैरेटल लोब है, ये सेरेब्रम का है। बेसल गैंग्लिया का एक कंसेप्ट है, बेसल गैंग्लिया, ये देखिए बेसल गैंग्लिया कहलाता है। जो बेसल, ये गैंग्लिया शब्द नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है, यहाँ गैंग्लिया नहीं हो सकता है। लेकिन चूंकि हम लोग नर्वस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ इसको बेसल न्यूक्लियाई हमको कहना चाहिए। बेसल न्यूक्लियाई है ये, बेसल न्यूक्लियाई बेस में नीचे। हमने कहा था ना कुछ स्ट्रक्चर्स ब्रेन में ऐसे हैं जिनमें कि न्यूक्लियस मौजूद है, ये वही बेसल गैंग्लिया है, वही बेसल न्यूक्लियाई है। और थैलेमस, इनका स्ट्रक्चर दिया हुआ कि थैलेमस कहाँ पर है। दिस इज लिम्बिक सिस्टम। ये लिम्बिक सिस्टम कई कई सिस्टम का पार्ट है, हम लोग आगे पढ़ के उसको चर्चा करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं कि ये तरह का डिवीजन है। ये फिशर माने डीप ग्रूव, फिशर एक डीप ग्रूव के बड़े बड़े ग्रुप की तरफ बात कर रहा है। अब ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर है, ये मिड ब्रेन है, पोन्स, उसके नीचे पोन्स है, उसके नीचे मेडुला ऑब्लंगाटा है, ऑसिपिटल लोब है, ये वो है ब्रॉड डिवीजन है। ये नर्वस वो भी ब्रेन का पार्ट दिखाया गया है कैसे। हाइपोथैलेमस है, देखिए थैलेमस है, थैलेमस के नीचे आपको हाइपोथैलेमस मिलेगा, थैलेमस ऊपर है। तो ट्रीटमेंट पैटर्न इसमें दिया हुआ है, ये उसका ऐसा है। अगर हाथ में आप करें तो करस्पॉन्डेंस में ये सिस्टम बताया गया है। इसको आप आगे चल के पढ़िएगा, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आप और समझ, जैसे जैसे ब्रेन को पढ़ते जाएंगे आपका और दिमाग खुलता जाएगा, और आपको समझ में आने लगेगा कि हमको कैसे ट्रीटमेंट करना है। लेकिन अभी हम लोग समझ रहे हैं। देखिए दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, देखिए ये देखिए स्ट्रक्चर से न्यूरॉन बता चुके हैं। डेंड्राइट्स, उसके बाद न्यूक्लियस, सेल न्यूक्लियस, जिसको हम लोग न्यूक्लियस, बीच में न्यूक्लियस आंख की तरह जो बना हुआ न्यूक्लियस है, और इसके नीचे ये भी आपको एक्सॉन की है, माइलिन शीथ चढ़ी हुई है। ये माइलिन शीथ बाद में आकर के ये उसके तमाम फाइबर्स हो जाएंगे, और जो इस पर कहीं पर जाकर इनर्वेट करेंगे। ये लेफ्ट राइट के कमांड का वो कि लेफ्ट ब्रेन राइट को करेगा। अब देखिए डिवीजन ऑफ ब्रेन, जब आप एक ये प्रश्न 4थे सेमेस्टर में या 3रे सेमेस्टर में जरूर पूछा जाता है कि डिवीजन ऑफ ब्रेन बोलिए, तो आपको हमेशा बोलना कितने ब्रेन के, देखिए 2 है, क्या है, 4 ब्रेन
मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, तीन एक स्ट्रक्चर है। यानी ब्रेन की बात करें, कोई सेरेब्रम की बात मत करिएगा, पहले ब्रेन, ब्रेन पहला है। तो ब्रेन के तीन पार्ट, एक फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन में क्या है, मेन स्ट्रक्चर सेरेब्रम, सबसे अधिक फोर ब्रेन में सबसे अधिक सेरेब्रम का पोजीशन है, फिर थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो मेन पार्ट मुख्य रूप से फोर ब्रेन में तीन है, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में कौन कौन है, मिड ब्रेन में हमारे हैं ब्रेन, मिड ब्रेन में कौन है, मिड ब्रेन हुआ अकेला, मिड ब्रेन में मिड ब्रेन है। फिर हिंड ब्रेन में आप कहिए तो हिंड ब्रेन में तीन होंगे, पोन्स होगा, मेडुला होगा और सेरेबेलम होगा हिंड ब्रेन में। अब हम लोगों ने जब, अब ब्रेन स्टेम एक अलग से कंसेप्ट है, तो मिड ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन और पोन्स, मेडुला ओब्लांगाटा ये सब आ जाते हैं, तो इसलिए उनको अलग कर लीजिए, तो वो ब्रेन स्टेम के पार्ट है। लेकिन अगर मिड कहें कि फोर्थ ब्रेन में तीन पार्ट, मिड ब्रेन में अकेला मिड ब्रेन, और उसके बाद हिंड ब्रेन में तीन पार्ट, पोन्स, मेडुला ओब्लांगाटा और ये सेरेबेलम। और जब ब्रेन स्टेम की बात करें तो हमने तीन किलो, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन और पोन्स और मेडुला, बस तीन, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। ये मेनिंजेस आप लोग आगे पढ़ेंगे जब ब्रेन में, तो मेनिंजेस है, बाहर स्कैल्प लिखा, फिर स्कल लिखा हुआ है, फिर पेरियोस्टल, ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर के दो पार्ट, मेनिंजियल और पेरियोस्टियल। मतलब एक हड्डी टफ है, वो हड्डी की तरह बहुत टफ है, और दूसरा मेनिंजियल कम टफ है। फिर आर्किनॉइड मैटर है, फिर सब आर्किनॉइड स्पेस है, फिर पाया मैटर है, और उसके बाद सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये पूरा स्ट्रक्चर है। आपको सेरेब्रल कॉर्टेक्स को सुरक्षित रखने के लिए इतनी चीजें हैं, और इन्हीं बीच में आपको नर्व भी जाएगी, आपका ब्लड भी जाएगा, लिम्फ भी जाएगा, सारे इसी बीच में सब ट्रेवल करेंगे, घूमेंगे चारों तरफ। हम लोग अब अपने चैप्टर की ओर आते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे थे वहां, कल हम लोगों ने पढ़ा था, किसको पढ़ा था, थैलेमस, थैलेमस पढ़ा था ना, बोलिए हाँ, हाँ या ना। कल जो पढ़े, जो कल उन्होंने ज्वाइन किया था, बहुत से लोगों ने, प्रतिमा मैडम ने ज्वाइन किया था, मनोज वर्मा जी ज्वाइन नहीं किया था कल के, बोलिए हाँ। अरे कल आप लोगों ने थैलेमस लास्ट पढ़ा था, यही तो कल ही बात है, कल थैलेमस पढ़ा था। तो थैलेमस का, अगर थैलेमस को ट्रीटमेंट देना हो तो हम लोग क्या करें, GB4, गाल ब्लेडर 4, नंबर 4 गाल ब्लेडर, नंबर 1, नंबर 2 ND3 को भी आप ट्रीट करिए, ND1B को भी ट्रीट करिए, और राइट थंब वात ज्वाइंट में हम लोगों ने रखा है, राइट थंब में वात ज्वाइंट में रखा ना थैलेमस को, थैलेमस को हम लोग इसमें रखा, हाइपोथैलेमस को लेफ्ट थंब में रखा है, राइट थंब वीट ज्वाइंट पर। और अगर वैसे आयुर्वेदिक में करना हो तो फिंगर नंबर 5, 3-4 स्पाइरल मेरिडियन, 3-4 स्पाइरल मेरिडियन अपोजिट फ्लो, इस पर ट्रीटमेंट करना है। नाउ कम टू लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम क्या है, सिस्टम नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि, हम कहते हैं कि पहले सेल है, सेल के बाद टिश्यू है, टिश्यू, कई सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, कई टिश्यू मिलकर हमको एक ऑर्गन बनाते हैं, और कई ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, और कई सिस्टम मिलकर एक बॉडी बनाते हैं। ये हम लोग नॉर्मल जानते हैं। लेकिन यहाँ लिम्बिक सिस्टम कहा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कई ऑर्गन मिले हो तब सिस्टम, नो, ब्रेन के ही बहुत से पार्ट्स को मिला करके लिम्बिक सिस्टम, ब्रेन में ही है, ब्रेन एक जो ऑर्गन है मान लीजिए, तो उसमें कई चीजें मिल करके, कई पार्ट मिल करके लिम्बिक सिस्टम बना रहे हैं, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, ये इसका काम क्या है कि आपका नेचर क्या डिसाइड होगा, आपकी भावना क्या हो, कैसे आप उदारवादी हैं, आप कृपा निधान हैं, आप कृपालु हैं, ये सब जो कंसेप्ट है ये इसी में, और व्यवहार आपका अच्छा व्यवहार है, ये सब व्यवहार यही लिम्बिक सिस्टम बताता है। इसके साथ 9 ऑर्गन पार्ट्स जुड़े हुए हैं, 9 अंग,
9 ऑर्गन पार्ट जुड़े हुए हैं। हाइपोथैलेमस शीर्ष पर है, नंबर 1 पर है। फिर थैलेमस का एंटीरियर न्यूक्लियस, अभी हमने थैलेमस पढ़ा, उसका सामने वाला न्यूक्लियस है, वो उसका पार्ट है, जो सामने थैलेमस का एंटीरियर माने सामने वाला भाग। फिर सेप्टल न्यूक्लियस, सेप्टल न्यूक्लियाई, ये उसका है। फिर पैरा ऑल्फैक्टरी एरिया, फिर इपीथैलेमस, देखिए थैलेमस में इपीथैलेमस एक भाग, एमाइगडाला इसका है, हिप्पोकैम्पस इसका भाग है, प्रीऑप्टिक क्षेत्र, प्रीऑप्टिक एरिया और मेमोरी बॉडी, इसके ये 9 अंग सदस्यों के मध्य ये वाला है। ये अब ये वाला इस तरह के एरिया में देखिए सबका है, कोई भी फंक्शन कोई होता है तो इन सब में आप सारे में कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे अगर एक ऑफिस में हो तो एक ऑफिस में फाइल कैसे मूव करती है, तो अगर आप देखे हो तो आप एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह, सब सब कोऑर्डिनेशन के बाद आती है। ऐसे ही इनका कोऑर्डिनेशन के बाद ये होता है, और सबका क्या क्या काम है वो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। व्हाट इज मेमोरी बॉडी? मेमोरी बॉडी लिखा हुआ है पैरा, ये है ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर है मेमोरी बॉडी है, दिस इज मेमोरी बॉडी नंबर है। तो मेमोरी बॉडी क्या करती है? मेमोरी एंड स्पेटियल नेविगेशन। मेमोरी ये इसमें किताब में नहीं होगा लेकिन आप समझ लीजिए, मेमोरी या स्पेटियल नेविगेशन यानी हम स्पेस में हमारी स्थिति क्या है ये वही बताएगा। नेविगेशन माने जो आपका स्पेटियल क्षेत्र, किसी शून्य में आप कहां पर है, ये सब जानने का जो कंसेप्ट है ये यहाँ पर आता है, और मेमोरी इससे आती है। तो मेमोरी के लिए ये भी है। फिर प्री ऑप्टिक एरिया, प्री ऑप्टिक एरिया लिखा हुआ है, ये क्या है? थर्मो रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार है। कोऑर्डिनेटिंग ऑटोनोमिक हीट इफेक्टर पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू सेंसरी, जैसे बाहर के एरिया में, बाहर में गर्मी है सर्दी है, इन सब के बीच में ये हीट रेगुलेशन का ये रिजल्ट देती है। तो सेंसरी आपके जो बाहर में ठंडक हो रही है तो ये उसको प्री ऑप्टिक एरिया इसको अपने में कन्वर्ट करेगा, सेंस कर करके उसको इफेक्ट देगा हीट रेगुलेशन के लिए। तीसरा क्या है? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड लर्निंग, बोथ शॉर्ट मेमोरी भी और शॉर्ट मेमोरी भी देखता है और लॉन्ग मेमोरी भी, लेकिन मेन जो हिप्पोकैम्पस ही डिस्टर्ब होता है जिसकी वजह से हम लोग शॉर्ट मेमोरी को भूलने लगते हैं। ठीक है, तो एल्जाइमर में यही इंजरी हो जाती है, इंजर्ड हो जाता है तो एल्जाइमर आपको होता है, आपको मेमोरी गैप होने लगती है, ना शॉर्ट रहती है ना लॉन्ग रहती है। तो ये हिप्पोकैम्पस ये मेमोरी और लर्निंग के लिए जिम्मेदार है। एमाइगडाला, इसमें लिखा हुआ है एमाइगडाला। एमाइगडाला मेजर प्रोसेसिंग सेंटर फॉर इमोशंस। इमोशंस जो आपके इमोशन है, जो आपका कैसे भावना है, कैसे आपकी भावना है, इमोशंस हैं, उनके लिए सबसे अधिक ये प्रोसेसिंग सेंटर है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरीज, लर्निंग एंड सेंसेस। जो लर्निंग के लिए ये भी जिम्मेदार है, एमाइगडाला भी जिम्मेदार है। फिर इपीथैलेमस, इट कनेक्ट्स लिम्बिक सिस्टम टू अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन। लिम्बिक सिस्टम को और ब्रेन के विविध पार्ट होंगे तो उन सब से कनेक्ट करने का नाम है इपीथैलेमस। थैलेमस के बाहर की तरफ, इपी माने बाहर की तरफ होगा, तो बाहर की तरफ थैलेमस है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है सबके साथ संबंध जुड़ाने के लिए। और ये सेंसरी नर्व को भी रिले करता है, रिले सेंटर है ये इपीथैलेमस। जैसे वहां थैलेमस रिले सेंटर था, तो ये भी आपको सेंसरी नर्व जो आती है उनको रिले सेंटर भी है क्योंकि थैलेमस का पार्ट है। फिर पैरा ऑल्फैक्टरी एरिया, पैरा ऑल्फैक्टरी एरिया है, इट इज पैरा ऑल्फैक्टरी जायरी, जायरी माने ऊपर ऊंचा उठा हुआ है, कोई चोटियां टाइप की है जैसे हम चोटियां बोलते हैं। रिसीव्स एंड प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्मेल, स्मेल के संबंध में जो भी ये आते हैं उनको ये रिसीव करता है। फिर सेप्टल न्यूक्लियाई, सेप्टल न्यूक्लियाई पार्ट ऑफ बेसल फोरब्रेन। बेसल फोरब्रेन हमने पढ़ा था अभी, तो फोरब्रेन का ही, बेसल माने नीचे की तरफ, बेसल फोरब्रेन दैट रेगुलेट ए नंबर ऑफ फंक्शंस। कैसे? मेमोरी का, देखिए नंबर ऑफ फंक्शन करता है, मेमोरी एसोसिएटेड विद बेटर रिकग्निशन, मेमोरी एक्यूरेसी। ये आप देखें आदमी को और तुरंत कह दे कि आप तो राम प्रसाद है,
तो वो कहेगा आपने 20 साल पहले देखा था। तो ये अगर हो रहा है, ये पैरा सेप्टल न्यूक्लियाई बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको बैलेंस फॉर्म में है तो आप कई साल मिलने के बाद ही उस आदमी के एग्जैक्ट पहचान बता सकेंगे। इमोशन में इन्वॉल्व रेज, गुस्सा, अगर गुस्सा होगा तो ये भी जिम्मेदार होगा। सेक्सुअल बिहेवियर में यही जिम्मेदार है, और एग्रेसिव बिहेवियर में, एग्रेसिव बिहेवियर भी में यही जिम्मेदार है। आप किसी को मारपीट करते हैं तो भी ये जिम्मेदार है। अटेंशन, इन्वॉल्वमेंट, अटेंशन फंक्शन, आप कितना ध्यानपूर्वक कोई चीज, किसी पर ध्यान, कोई विचार कोई बोल रहा है, आप कितना अटेंटिव रहते हैं, ये इसकी वजह से है। तो अगर नहीं है तो यानी पैरा ये वाला जो है आपका सेप्टल न्यूक्लियाई प्रभावित है। फीडिंग बिहेवियर, इन्वॉल्वमेंट फीडिंग बिहेवियर, कैसे आप फीडिंग माने कैसे आप खाना खाते हैं, ये करते हैं, इन सब में भी जिम्मेदार है ये, ठीक है। फिर एंटीरियर न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस, एएनटी, एंटीरियर न्यूक्लियाई उसमें लिखा हुआ ना, एंटीरियर ऊपर वाला, एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, ये मेमोरी के लिए जिम्मेदार है, मेमोरी एंड अटेंशन के लिए जिम्मेदार है। अटैच्ड विद हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस के साथ है, तो इसलिए मेमोरी और उसके लिए है। एंड स्पैटियल प्रोसेसिंग एंड हेड डायरेक्शन सिस्टम, स्पैटियल आप स्पेस में कहां पर है आपकी स्थिति वो, और हेड डायरेक्शन माने कोई आवाज सुना तो आप उसकी तरफ मुड़ रहे हैं या, तो हेड डायरेक्शन का सिस्टम यही तय करेगा। प्लेज रोल इन स्प्रेड ऑफ फोकल कॉर्टिकल सीजर्स, कोई आपका जो कॉर्टिकल सीजर होंगे, जो आपको जैसे आप हिलने लगे वो करें, उनके लिए भी रोल है, इसका रोल है। इट इज ए पोटेंशियल टारगेट फॉर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन इन इपिलेप्टिक पैरालिसिस पेशेंट्स, इपिलेप्टिक पेशेंट जो होते हैं उसमें भी इसका एंटीरियर न्यूक्लियस का रोल है। अब हाइपोथैलेमस हम लोग देखिए, पढ़ लिया, हाइपोथैलेमस जो शीर्ष पर हाइपोथैलेमस है, सभी सदस्यों के एक्शन और रिएक्शन को यही कंट्रोल करता है, सभी का यही करता है और फिर परिणाम करता है। अब देखिए यहां बताएंगे कैसे परिणाम होंगे। कोई चीज होगी, पहली चीज होगी, तो जैसे इन्होंने कहा कि कैसे भावनाओं के 3 चरण कैसे हैं। कोई धमाका हुआ तो इसको आपने सुना तो ये आपको कॉग्निशन कहलाएगा। इसको सुना, एक्सेप्ट किया, ये आपका कॉग्निशन है। फिर क्या आपकी तुरंत इच्छा होगी कि क्या करें, आप डरेंगे या आप जानना चाहेंगे। 2 चीजें होंगी, या तो आप जानना चाहेंगे या डर जाएंगे। तो ये जो भी कुछ डरेंगे या जाना चाहेंगे, ये आपका कोई इफेक्ट है, कोई आपका प्रतिक्रिया हुई, ये रिएक्शन है आपका, है कि आप क्या करना चाहेंगे, ये प्रभाव आपके ऊपर। तीसरा क्या होगा, तीसरा मान लीजिए आपने कहा कि डर रहे हैं, तो आपने अगर ये कर लिया तो डर गए, तो आप करेंगे छिप जाए, तो ये जो छिपने की कंडीशन है, या आप कहेंगे नहीं मैं तो जाऊंगा वहां देखूंगा, तो इसे आप कोनेशन बोलेंगे। ये भावना का तीसरा चरण है वृत्ति, व्हाट एक्शन यू विल टेक। इस इफेक्ट होने की वजह से क्या एक्शन आप लेंगे, ये भावना का तीसरा चरण। 3 चरणों में कोई चीज आपको होती है, तो इसको बताने के लिए यही है। अब नॉर्मली क्या होता है, देखिए उन्होंने कहा कि नॉर्मली क्या होगा, डर होगा और दुख होगा, तो क्या होता है इसमें, क्या है, अपने वातावरण, बाहरी वातावरण के साथ आप निर्लिप्त होते हैं। अब अगर दुखी है तो कोई आया कोई नहीं आया, इससे कोई मतलब आपका नहीं है, आप उनको बिल्कुल नहीं ध्यान देना चाहिए, आप अपने में लीन रहते हैं और आप इंट्रोस्पेक्शन टाइप करने लगे जो भी है, तो आपका हृदय और फेफड़े के सब कार्य घट जाते हैं। टैकीकार्डिया होगी, ब्रेडिकार्डिया होगी, टैकीपोनिया होगी, स्लो डीप ब्रीदिंग होगी, आप धीमे धीमे, स्वेटिंग भी हो सकती है आपको, आपका बाल खड़े हो सकते हैं, आपका पुपिलरी डायलेशन हो सकता है, आंख फैल जाएगी, ड्राइनेस ऑफ ओरल कैविटी हो सकती है, आंसू बहने लगेंगे। ये आपके परिवर्तन नॉर्मली डर और दुख में होंगे कि आप बाहरी वातावरण से कटना चाहते हैं, आप निर्लिप्त होना चाहते हैं, उससे उसको ध्यान नहीं देना चाहते। खुशी में क्या होगा, उल्टा होगा, खुशी में जीत में होगा, इनमें क्या होगा, आप अपनी बात बांटना चाहते हैं दूसरे को, आप तुरंत जो है उसको शेयर करना चाहते हैं, आप उछल जाएंगे, आप दौड़ने लगेंगे, आप नाचने लगेंगे। ये जो
प्रवृत्ति है, ये जीत और खुशी की भावनाओं में होगी। घुलेंगे, दूसरे से मिलेंगे, बढ़िया करेंगे, आप अच्छा रिएक्शन देंगे और उनके सुख खूब लोग मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, सब कुछ मिलेंगे, बढ़िया बात करेंगे, तो इसमें रक्त बहाव बढ़ेगा, हृदय श्वसन गति बढ़ेगी, आंसू भी आ सकते हैं, खुशी खुशी के आंसू है, कहते मेरे आंसू मत जाना, ये मेरी खुशी के आंसू है। और जो आपके मसल्स हैं वो सक्रिय हो जाएंगे, उछल लेंगे, कूद लेंगे, ये सब काम करेंगे। दंड, पनिशमेंट और पुरस्कार, इन दोनों परिस्थितियों में यही दंड, आप दंड में होगा, पुरस्कार मिलेगा तो आप प्रसन्न हो जाएंगे, पनिशमेंट होगा तो आपके वही निगेटिव पॉइंट आपके आएंगे। नफरत और प्रेम में भी होगा, आप नफरत और प्रेम दोनों विपरीत परिस्थिति है। नफरत में आप बिल्कुल उसके लिए मारने पीटने पे हो जाएगा, प्रेम करेंगे तो उसकी 10 गलती माफ कर देंगे कि भाई तो ये तो बहुत नॉर्मल है। और वही नफरत में वही शब्द वो कहेगा तो वो प्रेम में कहेगा तो माफ कर देंगे, और नफरत में कहेंगे बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है। तो ये जो शारीरिक प्रतिक्रिया, ये वाला, ये इसके लिए कंट्रोलर कौन है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये लिम्बिक सिस्टम का ये सबसे बड़ा ऑर्गन है 9 ऑर्गन के साथ है, ऑर्गन पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हेड, ये हेड है, इसलिए इसको बहुत महत्व दिया जाता है। ये और 2 सिस्टम का हेड है, कोई बताना चाहेगा? इंटरेक्टिव सेशन में आप गलत भी बोलेंगे तो कोई चिंता नहीं है, कोई नंबर नहीं करता है, लेकिन उससे आपका ज्ञान धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर आप गलत बोलेंगे तो हमेशा याद रहेगा, ब्रेन हमको याद कर लेगा, अगली बार सही वाला बिल्कुल याद रहेगा। तो इसलिए चिंता मत किया करिए कि आप ये जब क्लास हो तो उसमें खूब बोलिए, आराम से बोलिए जब बोलने के लिए कहा जाए। 2 हाइपोथैलेमस, 2 और सेंटर का, 2 और चीजों का हेड है, मैं वो जानना चाह रहा हूं। यहाँ तो हाइपोथैलेमस हम पढ़ ही रहे, यहाँ तो हेड पढ़ा हमने, लिम्बिक सिस्टम का हेड है, 2 और सिस्टम का। अरे प्रतिमा रॉय मैडम, आप कैसे बोल रही हो? सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम। नहीं, हाइपोथैलेमस की बात केवल कर रहा हूं। एक बहुत बड़ा सिस्टम आपके पास नर्वस सिस्टम के साथ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के साथ कहा, नहीं याद आ रहा है सर। कोई बात नहीं। इंडोक्राइन सिस्टम का हाइपोथैलेमस हेड। इंडोक्राइन सिस्टम 2 सिस्टम, आप देखिए, आप लोग सब समझिए, मोहिनी मैडम, प्रतिमा राय मैडम, और जो लोग बैठे हुए हैं, उमा मिश्रा मैडम, विनोद अग्रवाल जी, यशवती मैडम, और हमारे अभी ज्वाइन किए थे मनोज जी, वो दिख नहीं रहे हैं। तो ये लोग समझिए पहले क्या चीज है कि हम लोग सिस्टम तो सब भाई पढ़ तो रहे हैं, लेकिन सिस्टम को एक ब्रॉडर कंसेप्ट में समझे कि जब रक्त की बात हम कर रहे हैं कि रक्त है, तो रक्त हमारा कोई चीज है जो जिसको कि सब जगह ट्रांसफर होना है। तो रक्त क्या है हमारा? बिल्कुल दुकानदारी। अगर दुकान आप लोग देखे हो, कभी जाते हो दुकान, जाते हैं ना, क्या सब लोग जाते होंगे दुकान में? दुकान में क्या मिलता है बोलिए? अरे दुकान में क्या है? सामान सर, सामान मिलता है। तो सामान चाहे वो बनियान हो, चाहे आपको ब्रेड हो, चाहे बिस्किट हो, कुछ भी यही मिलेगा ना। तो वैसे ही हमारे यहाँ का जो प्रोडक्ट है, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं वो लोग, कहते हैं प्रोडक्ट है। या कोई मशीन फैक्ट्री होगी तो कोई प्रोडक्ट बोलेगा हम तो ये बनाते हैं, हम तो, वो कहेगा हम ब्रेड बनाते हैं, वो कहेगा हम बनियान बनाते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है वो हमारे शरीर का प्रोडक्ट कौन सा है? ब्लड। ब्लड इज प्रोडक्ट। दूसरा क्या है? और सिस्टम क्या है? मशीनें कौन सी है? मशीनें में डाइजेस्टिव सिस्टम। खाना खाया, खाना क्यों खाया? खाना खाया तो उससे बनाने के लिए कुछ न्यूट्रिशन देने के लिए, ब्लड बनाने के लिए, अल्टीमेटली ब्लड बना। अब ब्लड बन गया तो आप मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसमें आपका प्रोडक्शन ब्लड का हो गया, अब उसको भेजना है। भाई ब्रेड रखेंगे क्या? बेचेंगे नहीं, तो बेचने के लिए भेजना पड़ेगा किसी जगह। तो आपने देखा होगा सवेरे साइकिल में, मोटर में, स्कूटर में लाते हैं ब्रेड वाले ना, नहीं देखा? व्यवहारिक ज्ञान की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट नहीं है,
साइकिल मिलाते हैं, कोई मोटरसाइकिल मिलाता है, कोई उसमें 3 व्हीलर मिलाता है, तो कोई बड़े बड़े ट्रकों में मिलाता है। आप मदर डेयरी वगैरह में जाएंगे तो बड़े बड़े उसमें आते हैं, ट्रक में आते हैं। तो ये प्रोडक्ट को भेजने का काम हमारे पास कौन सिस्टम है? सर्कुलेटरी सिस्टम। यस, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट एंड आर्टरीज एंड वेन्स, जी सर। इन्होंने जिम्मेदारी ले रखी कि हम भिजवा देंगे, हमारे पास पूरा व्यवस्था है। तो इन्होंने क्या किया कि भिजवाया, और भिजवाने के बाद वहां जो प्रोडक्ट जो मिला, जो अवशेष मिला, जैसे उन्होंने कहा कोई गया तो उसने कहा भैया ये हमारा सामान बेकार हो गया है, इसको ले जाइएगा। तो वो ले आया हार्ट, और ले आकर के फिर दे दिया कि भाई इसको ठीक कर दीजिए, साफ कर दीजिए। जैसे हम रिसाइकलिंग सिस्टम आ रहा है ना गवर्नमेंट का, कि रिसाइकिल करेंगे, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होगा इसको रिसाइकिल कर देंगे। तो वही रिसाइकलिंग यहाँ कौन किया? हार्ट ने किया, हार्ट और लंग्स ने मिलकर के। चलिए, अब ये हो गया, तो 2 सिस्टम हो गए। एक हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो बना रहा है, मशीनें जो प्रोडक्ट है बना रहा है। दूसरा, प्रोडक्ट को बाहर कंज्यूमर को दे रहा है। कंज्यूमर हमारा कौन है? कंज्यूमर कोई बताना चाहेगा? सबसे बड़ा कंज्यूमर एक ही है, सेल। सेल, सब कुछ तो सेल में जाता है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कह रहा है, बार बार कह रहा है। स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर में छोटा है, लेकिन वही फंक्शनल बॉडी है, वही बॉडी का जो पार्ट है वो, और वही यूनिट है। पूरा शरीर चाहे जितना लंबा चौड़ा हो, बना का शरीर ट्रिलियन से, 100 ट्रिलियन से बना हुआ शरीर, तो वो बना है, लेकिन सेल से बना हुआ। तो सेल हमारा कंज्यूमर है, उसको पहुंचाना है। तो ये हो गया। अब कभी कभी मान लीजिए आया, आपको ये भी देखिए, कभी व्यवहारिक ज्ञान का आया, उसने ब्रेड की वो लाया कि उसने कहा भैया आज हमको 10 नहीं चाहिए, आज हमको 15 चाहिए, आज हमारी डिमांड बहुत अधिक है, तो हमको और दीजिए। और किस दिन कह दिया कि आज हमारी कल बिका नहीं है, बहुत पुराना पड़ा हुआ है, तो हम आज 2 ही लेंगे। अभी बेचारा जो लाया हुआ है इसको तो नहीं मालूम कि हम 2 के दें, 4 दें। वो तो कहा कि फैक्ट्री ने भेजा, हम तो दे रहे इतना। तो फैक्ट्री ने जो भेजा, फैक्ट्री को देखना है कि हमको सही जगह पर सही चीज देनी चाहिए। 2 डिमांड है, 2। तो इस डिमांड को तय करने के लिए 2 मैनेजर रखे गए हैं। उन 2 मैनेजर का नाम बताइए। दो अच्छे मैनेजर हैं, बड़े ऊपर टॉप पर हैं। एक मैनेजर का नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम, एक मैनेजर का नाम है नर्वस सिस्टम, और एक मैनेजर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। 2 मैनेजर हैं, ये तय करते हैं कि किसको कितना चाहिए। आप दौड़ रहे हैं तो कह रहा कि भैया इनको हार्ट को और दिख दे दो। आप आराम से बैठे हुए कहेंगे इनको तो कम चाहिए, रक्त कम दो। दोनों इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। वो कहते हैं नहीं, मैसेज आया, हाइपोथैलेमस को मैसेज आया है कि भाई हमको और चाहिए। उनका अरे बहुत हो गया, हाइपोथैलेमस को मैसेज आ गया नहीं, तो निगेटिव फीडबैक से वापस आएगा, नो अब नहीं देना है, बंद कर दो। ये इस तरह ब्रॉडली अगर समझेंगे आप पूरे उसको, और बढ़िया से समझेंगे, तो आपको पूरा साइंस जो है ये आपको वो लगेगा बहुत हलवा। और उसको नहीं समझेंगे, विचार नहीं करेंगे, केवल आप पढ़ेंगे, यहाँ पर उसको समझाइए कि ऐसे। एनीवे, वी कम टू हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द इंचार्ज ऑफ नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इंचार्ज है। वो कहता है कि हम टॉप पर है, लिम्बिक सिस्टम का इंचार्ज है। दूसरा इंचार्ज है वो, और इस जो आपका क्या नाम है अभी बताया ना, इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम का चीफ हेड है। दूसरे हेड के नंबर 2 पर हेड, अगर हेड कहें या मास्टर कहें,
तो नंबर 2 पोजीशन पे हमारे पास है, कौन है दूसरे नंबर पे, बताइए कौन है? लिम्बिक सिस्टम। नहीं, वो कोई ग्लैंड होगी, एंडोक्राइन में तो कोई ग्लैंड होगी ना। हाइपोथैलेमस बड़ा ग्लैंड है, दूसरा कौन सा ग्लैंड है जो चीफ है, मतलब नंबर 2 पर कौन है? बोली हाइपोथैलेमस के बाद किसको सूचना जाती है? देखिए तीसरे सेमेस्टर में नहीं ये बर्दाश्त होगा, क्योंकि तो आपको समझना चाहिए। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी चीफ कही जाती है, पहले वही कही जाती थी, बाद में मालूम हुआ कि हाइपोथैलेमस है चीफ। तो हाइपोथैलेमस सारी इंफॉर्मेशन देता है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को, चाहे वो पोस्टीरियर को दो चाहे इंटीरियर को दे। तीसरा, हाइपोथैलेमस इज कंट्रोलर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वहां भी बैठा हुआ है चीफ, इसीलिए वो फिंगर नंबर 9 में रखा गया है आयुर्वेदिक ऑक्यूपेशन में। ठीक है, चलिए आइए। तो अंतरास्रावी तंत्र का ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक दोनों का है, और ये तब के ऊपर बैठा हुआ है, ये सबसे संबंध रखता है। तो ये इसका संबंध थैलेमस और ब्रेन स्टेम में रेटिकुलर फॉर्मेशन से भी है। तो यानी आपकी कोई भी सोने जागने की क्रियाओं और आपको एक्टिव रखने की क्रियाओं, चैतन्य रखने की क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है हाइपोथैलेमस। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में लिम्बिक सिस्टम तीनों का नियंत्रक है। देखिए लिखा हुआ है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम और अंतःस्रावी तंत्र तीनों का नियंत्रक है। हृदय और रक्त परिसंचरण कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रत्येक विषम परिस्थितियों में नियमित करता है, सब जगह कंट्रोलर है। कभी एंडोक्राइन को दे देगा कि यहाँ करिए वो करिए, सब हृदय बढ़ाया, ब्रेडिकार्डिया टैकीकार्डिया हो गए तो आपको नीचे करेगा, ब्रेडिकार्डिया हो गए तो बढ़ाने लगेगा। सबके लिए ये जिम्मेदार है हाइपोथैलेमस। बहुत बहुत बड़ा इसका रोल देखिएगा, आनंद आ जाएगा। रक्त प्रवाह को सामान्य स्तर से कम या अधिक करना इसका महत्वपूर्ण योगदान है। शर्म से गुलाबी होना, गुस्से से लाल होना और डर से सफेद होना मुहावरे नहीं है। जब कोई शर्म आएगी तो आपके चेहरे पर रक्त बढ़ जाएगा, गुलाबी हो जाएगा, कलर गुलाबी कर देगा। जब गुस्से से होंगे तो लालिमा आ जाएगी। ये सब इसी हाइपोथैलेमस के काम है। ये क्यों, क्या लिखा हुआ हो, भावना का नियंत्रण यही है। इमोशन को भी ये करता है, तय करता है। तो ये हाइपोथैलेमस के सिस्टम में है। हाइपोथैलेमस कार्डियोवैस्कुलर तंत्र सब में करता है। लिम्बिक सिस्टम में समस्त भावनाओं में शारीरिक अंगों प्रतिवर्त पर रिफ्लेक्सेस पैदा करता है। आपको प्रसन्न होगा, आपको उछलने लगता है, तो ये रिफ्लेक्सेस है। शरीर का तापक्रम बनाए रखता है। कोई आपका ताप निकलने में जो भी रास्ते कैपिलरी है, श्वेत ग्रंथियां, उनको नियंत्रण में रखता है। कपकपाना इसी का काम है। क्यों, कपकपाने में जब आप होता तो आप जनरेट करते हैं, हीट जनरेट करते हैं। ठंडक लग रही है, हाथ कांप रहे, तो आप कांप नहीं रहे, वर्चुअली आप अपने को एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं ताकि हीट जनरेट हो। जब भी आपका मूवमेंट होगा तो हीट जनरेट होगी। किससे? आप खुदा भोजन संतुष्टि, हंगर एंड सेटिस्फेक्शन। भूख लगी है, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपको तृप्ति नहीं हुई, आपको मजा नहीं आया। ये जो मजा नहीं आया हाइपोथैलेमस का नियंत्रक है। भूख तो लगी, भूख जनरेट किया किसने? हाइपोथैलेमस ने, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। सेटिस्फेक्शन दोनों में, फिजिकली मेंटली दोनों, इवन सेक्स, कोई सेटिस्फेक्शन आपको नहीं हो रहा है, आपको जीवन में आनंद नहीं आ रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको लग रहा क्या आपको कोई काम बढ़िया मिला, आप बहुत अच्छे थेरेपिस्ट आप हो गए, तब भी आपको मजा नहीं आ रहा। अरे हमसे तो ऊपर ये है, हम तो कहाँ बेकार बैठे हुए हैं। ये जो सेटिस्फेक्शन लेवल पर नीचे होना है, ये हाइपोथैलेमस, ट्रीट हाइपोथैलेमस। सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, जितना आपके समय है, जितनी आपकी ऊर्जा है, उस ऊर्जा का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको संतुष्टि होनी चाहिए। नॉट ओनली इन वर्क, इन हंगर, इन थर्स्ट, इन सेक्सुअल रिलेशन टू आपको हर जगह सेटिस्फेक्शन। बढ़िया, जो मैं ले रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, जो मुझे मिल रहा है, वो मेरे हिसाब से ठीक है। तो जिसको हम लोग बोल देते हैं बाद में धार्मिक में कि ईश्वर ने जो दिया
ठीक है, ये जो सेटिस्फेक्शन है ये इसका पार्ट है। अक्ल दी, शक्ल दी, मान लो जर भी दिया, अक्ल भी दे दिया आपको, शक्ल भी दिया, और मान लो पैसा भी दे दिया, रुपए पैसा भी दिया। अक्ल दी, शक्ल दी, मान लो जर भी दिया, और बोलने को भी दे दी एक शीरी जबान, मीठी जबान दे दिया कि जितना बढ़िया बोली, भैया कहाँ जा रहे हो, ए तू कहाँ जा रहा है, दोनों में अंतर हो गया ना, भैया कहाँ जा रहे हो, तो ये आपका मीठी जबान हो गई। अक्ल दी, शक्ल दी, मान लो जर भी दिया, और बोलने को भी दे दी एक शीरी जबान, और देने वाले ने, देने वाला तो ईश्वर है, देने वाले ने सब कुछ अता कर दिया, और पाने वाला ना पाए तो वो क्या करे, उसका कोई दोष नहीं, उसने सब आपको दिया हुआ है। तो ये जो कंसेप्ट है सेटिस्फेक्शन, आपको नंबर 91% नहीं मिला, आपने बहुत मेहनत किया, आपने प्रसन्नता, आप बैठे हुए 91 नहीं मिला, 91 से क्या लेना देना है, 91 मिले या न मिले, आप पास हो गए, आप अगले सेमेस्टर में आ गए, आपका ज्ञान बढ़ाएंगे तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल हाईएस्ट होना चाहिए। आप दूसरे सेमेस्टर पहुंच गए, आप थर्ड में पहुंच गए, आप फोर्थ में पहुंच गए, आप फिफ्थ पहुंच गए, सेमेस्टर नहीं पहुंचे, आपको ज्ञान बढ़ गया। नंबर सिस्टम में कोई नहीं है, नंबर सिस्टम आपका पास होना चाहिए, नंबर 91 है तो क्या, मैं 91 आपने निकल करके किया तो क्या, और आपका 60% आपका अपने मेहनत से आया। एक कोई टॉप करता है, वो एक टॉपर है, वो एक नंबर से 400, आजकल 499 500 नंबर आता है ना, 500 में 500 नंबर आता है, 499 जिसके आ गए वो रोने लगता है, एक नंबर से मेरा रह गया। हाइपोथैलेमस से ट्रीटमेंट करिए, और एक उसने देखा 60% मेरा आ गया, या जो भी फर्स्ट क्लास आने के लिए है, बड़ा प्रसन्न है, वो मिठाई बांट रहा है, वाह मैं तो पास हो गया, मैंने बढ़िया बहुत किया। कितना अंतर है, 499 वाला उदास बैठा हुआ है, उसका हाइपोथैलेमस वीक है, उसको टोन करिए, ठीक है। तो इन दशाओं का केंद्र हाइपोथैलेमस मौजूद है। वैज्ञानिकों का मानना है हाइपोथैलेमस में देखिए जो सुधा भोजन का रक्त ग्लूकोज के सेंसरी ग्लूको रिसेप्टर, ग्लूकोज के रिसेप्टर है, रिसेप्टर माने दरबान, हम बार बार बोलते हैं इसको, शब्द कभी समझ लीजिएगा, इसका अर्थ केवल ये है कि दरबान है, ये बताते हैं, द्वारपाल है, बताते हैं, दरबान है, बताते हैं कि भैया ये होगा, तो कहता है कि जहां ग्लूकोज लेवल पे कम हुआ तो वो रिसेप्टर मौजूद है, बता दी कि भैया ग्लूकोज कम हो गया। अब ग्लूकोज कम हुआ यानी खाना, अब भूख, तुरंत भूख लगी, ग्लूकोज की वजह से आपको भूख लगती, क्यों, ग्लूकोज सब चाहते हैं ना, सारी सेल चाहते हैं ग्लूकोज मिले हमको, तो वो कहती है कि हमको भैया भूख लगी हुई है, तो वो जैसे ही भूख का एहसास कराते हैं तो वैसे हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है, और वो क्या करता है, वो तुरंत ऑर्डर करता है कि ग्लूकोज का हो। अब ग्लूकोज के लिए आपको तुरंत आया कि भोजन लीजिए, तो भोजन लेना शुरू कर दिए। अब अगर किसी की बीमारी है, डायबिटीज मिलाइटिस है, अब डायबिटीज है, डायबिटिक पेशेंट है, तो डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन कम हो रहा है, इंसुलिन कम हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, सेल में जा ही, हमारा ग्लूकोज बड़ा अणु है, जा ही नहीं पा रहा है, उसके लिए चाहिए कौन, सहयोगी के लिए ग्लूकोज जा नहीं पाता, ग्लूकोज को अंदर शरीर सेल के अंदर जाने के लिए जरूरत पड़ती है इंसुलिन की, इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में है नहीं, है ना। जैसे वाजिद अली शाह ने कहा था कि चप्पल नहीं है, कोई चपरासी नहीं है, कोई सेवक नहीं है, पहले चप्पल पहना है तब मैं दौड़ूं, तब तक अरेस्ट हो गए। वैसे स्थिति यहां पर है कि वो पूरे सेल में जा ही नहीं पा रहा है, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज खाया, तो आपने ग्लूकोज खाया, रक्त में बह रहा है, लेकिन उसको जाने के लिए सेल में जगह नहीं मिल रही, क्यों, क्योंकि इंसुलिन नहीं है, पैंक्रियाज सोया हुआ है, बीटा सेल सोए हुए हैं, कह रहे हम नहीं जगेंगे, हमें नींद आई है, तो सो रहे हैं। अब वो नहीं आया तो एहसास तो कराया, खाना खाया, फिर ग्लूकोज अंदर आना चाहिए, फिर ग्लूकोज जा नहीं पा रहा है, बाहरी रक्त में घूम रहा है, फिर क्या हुआ, फिर हाइपोथैलेमस की यही दरबान, ये बड़े तेज हैं, इन्होंने फिर बता दिया कि भैया उधर सेल ने कहा, जो अंदर वाली सेल बैठी हुई है भूखी है, रोने लगी, तो जो रोने लगी ये आप फील करते हैं, या किसी तरह का वो इरिटेशन
दैट इज ऑल। वो भूखी है, उनको चाहिए ग्लूकोज, सेल बना नहीं पा रही माइटोकॉन्ड्रिया। कह रहे माइटोकॉन्ड्रिया बना ही नहीं पा रहा है, कोई वो खाना नहीं बन पा रहा हमारे यहाँ, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी बनानी है, बिना एनर्जी बनाए हुए आप काम नहीं कर पाएंगे। तो वो रो रही है, भूखी है, रो रही है, तो वो भूख से रोने पर वो आपको पेन का एहसास हो रहा है। तो वो इरिटेशन उन्होंने फिर मैसेज दे दिया ग्लूको रिसेप्टर्स ने, गर्भाणु ने, कि भैया मिला उला कुछ नहीं, आया कुछ नहीं। फिर उसने मैसेज दिया कि क्या हो रहा भाई, फिर उसने कहा खाना खाइए, फिर खाना खा लिया आपने, फिर वही हुआ, शुगर बढ़ता जा रहा है लेकिन इंसुलिन नहीं है। तो डायबिटिक मेलाइटिस वाले लोग खूब भोजन करते रहते हैं, तब भी उनको उससे राहत नहीं मिलती है। क्यों? जब तक इंसुलिन ना होगा तब तक वो अंदर जाएगा ही नहीं। ये जो है आपका पता है, ठीक है, ये कंसेप्ट है। प्यास, शरीर में पानी की मात्रा शरीर भार के अनुपात में है। अब ये हम लोगों ने पढ़ा है पहले चैप्टर में कि 40% हमारा इंट्रासेलुलर है और 20% हमारा एक्स्ट्रासेलुलर है, शरीर के अंदर, सेल के अंदर अधिक है। अब 20% में कमी हुई, बाहर वाले में TCF में कमी हुई, तो हाइपोथैलेमस में क्या हुआ, ऑस्मोरिसेप्टर दूसरे तरह के दरपार बैठे हुए, एक नीली पगड़ी वाले हो गए, लाल पगड़ी वाले बैठे हुए मान लीजिए। तो ऑस्मोरिसेप्टर्स माने ऑस्मोटिक प्रेशर को बताने वाले। तो ऑस्मोटिक प्रेशर देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो रहा है, घट रहा है, तो उन्होंने कहा कि प्यास का एहसास करें, कि पानी चाहिए। तो अब ये पानी का एहसास करा लिया तो आपने पानी पी लिया। अब यही हाइपोथैलेमस अगर एक्टिव नहीं हो या आपके ये ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है बेचारे वीक हो, तो आपको कहते हैं, हमारे बहुत से बोलते हैं कि हम प्यास नहीं लगती। तो प्यास नहीं लगती तो हाइपोथैलेमस को ट्रीट करिए। हाइपोथैलेमस का कोई पॉइंट होगा, TW20 होगा, तो TW20 कर दीजिए। TW20 होगा, TW3 होगा। TW3 है, किसके लिए है TW3? बोलिए, TW20 किसके लिए है और TW3 किसके लिए है? चाइनीज। TW20 hypothalamus, 3 3 पिट्यूटरी, 3 क्लियर। दोनों को ट्रीटमेंट करने देंगे। तो दोनों को ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या होगा कि वो हाइपोथैलेमस जो इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो प्यास का एहसास कराने लगेगा। तो आपको प्यास एहसास हुआ तो क्या होगा, पानी पी लेंगे। तो पानी की मात्रा जो कम हो जाती है वो इसकी वजह से होती है कि आपको हाइपोथैलेमस कहीं कहीं वीक हो रहा है। जैविक घड़ी, भूख लगना, निश्चित लय में भूख लगना, मल त्यागना, सुबह सोकर उठना, ये सब, रात में सो जाना, ये सब जैविक घड़ी से कंट्रोल होता है। तो ये जैविक घड़ी क्या है, लिम्बिक सिस्टम के पास ये है। और वो आपने मन में सोचा कि हमको सवेरे 4 बजे गाड़ी से जाना है तो 3 बजे उठ जाए, आप अलार्म न भी लगाएं और आप केवल थोड़ा अपने हाइपोथैलेमस को ऐसे स्ट्रॉन्ग कर लें मन से, मन भी तो है वही, तो आप 3 बजे उठ जाएंगे। जी सर। और इसीलिए बहुत से मामलों में बच्चों को या और सबको जब तक आप अनियंत्रित अपनी लाइफ स्टाइल नहीं रखते हैं, अनियंत्रित, कोई इधर जो भी सोने हम सबका अलग अलग टाइम, तब तक आपका जैविक घड़ी लिम्बिक सिस्टम में बहुत एक्टिव रहती है और वो आपको पूरी सूचना देती रहती है, आप उठा देती, जगा देती है। यौन संबंध बनाने की भावना उत्पन्न होना यही तय करता है। ये भी कहीं नहीं हो रहा और आप मेच्योर हैं, आप यंग हैं, वो है, तो आपको इस पर भी हाइपोथैलेमस को भी ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये भी। और फिर इसके साथ वो जोड़ दीजिए सेटिस्फेक्शन, फर्स्ट प्राइमरी कैरेक्टर उसका है कि ये बनाने के बाद तब भी अगर सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो गड़बड़ है। तो ये पॉइंट है। और सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि या हीट बढ़ी हुई है, तो आप इसी पर बात जॉइंट में 2-3 सीडेट 1-4 टोन कर दीजिए, क्योंकि उस बनाने पर, संबंध बनाने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आपकी हीट बढ़ी हुई है, तो 2-3 सीडेट 1-4 टोन हाइपोथैलेमस। माँ में मातृत्व की भावना, स्तन में दुग्ध, ये भी है। तो यानी हाइपोथैलेमस को ट्रीटमेंट आप कई उसमें कर सकते हैं, ये आप समझ लीजिए।
बहुत बड़ा पॉइंट। हाइपोथैलेमस बहुत स्ट्रांग है। अगर अब इसका ट्रीटमेंट कहाँ रखा हम लोगों ने इसको? फिंगर नंबर, आयुर्वेद में कहाँ रखा है? आयुर्वेदिक के ऊपर फिंगर नंबर 9. 9। ठीक, तो फिंगर नंबर नहीं, हाइपोथैलेमस फिंगर नंबर 9 में रखा हुआ है, और लिम्बिक सिस्टम हम लोग रखा फिंगर नंबर 8 में। हम लोग लिम्बिक सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, तो लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस में भी आप कर सकते हैं और लिम्बिक सिस्टम में भी आप कर सकते हैं। लिम्बिक सिस्टम का ये वाला जुड़ा हुआ है तो एमएफ में भी कर सकते हैं। एमएफ में लिम्बिक सिस्टम है, वहां जैव घड़ी है, तो वहां भी कर सकते हैं। तो फिंगर नंबर 8 में भी कर सकते हैं, और कहाँ पे? कफ ज्वाइंट में, और यहाँ भी आप करेंगे वात ज्वाइंट में। हाइपोथैलेमस में करेंगे वात ज्वाइंट में, और लिम्बिक सिस्टम में करेंगे आपको फिंगर नंबर 8 के कफ ज्वाइंट में। ठीक, तो मेथी लगा सकते हैं। इसका GB4 GB7 गाल ब्लैडर का 4 पॉइंट 7 पॉइंट दोनों है, TW20 है, ND3 है और ND1 भी है। इतने पॉइंट इसके हैं जो आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। चाइनीज पे भी, चाइनीज का TW20 है, TW3 भी आप जोड़ दीजिए, ND3 और ND1 भी, ये उसके हैं। तो ये आप करिए। इसका लेफ्ट, जब आप इसका करेंगे हाइपोथैलेमस का, तो लेफ्ट थंब में ब्रीथ ज्वाइंट में करेंगे, और इसको करना फिंगर नंबर 5, नोट कर लीजिए, फिंगर नंबर 5 0 स्पाइरल, ये राइट हाइपोथैलेमस के लिए, और अपोजिट फ्लो में सब देना है, और 9 स्पाइरल लेफ्ट हाइपोथैलेमस के लिए, और TW20 और GB7 इसमें भी देना है। ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम को इसलिए कि ये इसमें हाइपोथैलेमस में भी कंट्रोल कर रहा है, इसलिए। अब हम लोग का आ गया सेरेब्रम। अभी समय हो गया क्या नीतू जैन मैडम? सर अभी 7:08 हुए, ले लीजिए जैसे आप। 7:08 हुए सर। तो एक क्लास 1 ही घंटे की है ना? जी सर। 6 बजे वाली क्लास थी ना, 6:30 पे? 6 वाली पे है ना? जी सर, जी सर। अच्छा, बस आपको जन बता रहे हैं कि अब हम लोगों को पढ़ना है सेरेब्रम, और ये मेन है, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रह जाएगा। तो ये मस्तिष्क, देखिए इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बताते हैं इसको, कि ये जो है, यही सेरेब्रम का बहुत बड़ा रोल है पूरे ब्रेन के। तो इसका आकार की बात जो सब देखिए, शरीर की अधिकतम कार्यविधियों को नियंत्रित करता है। और मेमेलिया, जो हम लोग मेमेलिया सब में आते हैं, स्तनधारी प्राणियों में मस्तिष्क का आकार भार भिन्न है। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि रियसिस प्रजाति, रिसेस मंकी, जिसको मैं RH फैक्टर जिसमें गवर्न होता है, में मस्तिष्क का आकार चिंपैंजी के मस्तिष्क आकार का 1/4 है, मतलब कम है। और चिंपैंजी का मस्तिष्क आकार मानव मस्तिष्क की तुलना में 1/4 मात्र है। तो हम लोग का उस लिहाज से आप ये तुलना कर लीजिए कि हमारा मस्तिष्क कितना है। ये कंपैरिजन दिया हुआ है रिसेस मंकी में, यानी चिंपैंजी के मस्तिष्क आकार का 1/4 उसमें है, और चिंपैंजी का हमारे आकार की तुलना में 1/4 है। यानी हमारा जो है 16 गुना बढ़ा है रिसेस मंकी की, ये बढ़ा। व्हेल और हाथी का मस्तिष्क सबसे बड़े और भारी होते हुए शरीर भार की तुलना में मानव मस्तिष्क से छोटे हैं। हम लोग का वेट जो है और उनका वेट देखिए, तब भी हमारा मानव मस्तिष्क जो है बड़ा है। ये डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा होगा, जो सारा सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। हमारे मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम है, और लेकिन CSF में रहने के कारण उसका ग्राम भार, जो हल्का भार जो है, वो 50 ग्राम का रहता है। ये हल्का करने के लिए किया गया कि वो उसको तैरा दिया गया। तो आपको सर लगता नहीं तो 1400 ग्राम आप लेके घूम रहे होते तो आपको लगता है बड़ा भारी है। तो ये 50 ग्राम भार
हल्के कर दिया सीएसएफ में तैरने की वजह से। जब कोई जल में तैरता है तो उसका भार हल्का हो जाता है। ये हम लोग इसके बाद आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे कैसे हुआ, और इसका हम लोग वो भी देखेंगे कैसे डेवलपमेंट हुआ। फिर इसमें हम लोग काफी ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे हम बात करेंगे। और तो आप लोगों का आज यहीं पर हम लोग छोड़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए आपको तो हम लोग खेमका सर को याद करेंगे, उनकी ऊर्जा को याद करेंगे, अपनी एनर्जी बढ़ाएंगे, एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करने के बाद सबको बताएंगे ताकि वो भी तो किसी को ट्रांसफर कर दें। सबको रोकना नहीं है, फ्लो हमेशा बढ़ना चाहिए, और बढ़ेगा तो आगे चल के हम लोग मानवता, पीड़ित मानव की सेवा कर सकेंगे। मूल उद्देश्य ये है। और दूसरा उद्देश्य है कि हम अपने भी तो सेवा करेंगे, अपनी सेवा पहले, अपने को ट्रीटमेंट पहले करिए और दूसरे का ट्रीटमेंट बाद में करिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं। थैंक यू सर। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम।